रणथंभौर में क्या था जो अ, आपको मोह लिया? मतलब तब आप आए, क्या ऐसा देखा, क्या ऐसा महसूस किया? कि अकबर बादशाह ने पहला मनसबदार रणथंभौर को अपने बेटे जहांगीर को बनाया। क्या बात है सर। क्या माने में आपको क्या बताऊं कि उसने अकेले रणथंभौर को आबाद रखा। तो ज़्यादा ट्रैंकुलाइज जानवर होता है तो बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, बिहेवियर चेंजेस। बिहेवियर चेंज हो जाता है, फिर अपन पार्ट ऑफ द मील बन जाते हैं, उसका आहार बन जाते हैं। नॉर्मली जंगलात डिपार्टमेंट हिंदुस्तान में कहीं भी ले लो, टूरिज्म फ्रेंडली नहीं है। मैं पर्सनली महसूस करता हूँ कि उस्ताद के साथ नाइंसाफ़ी हुई। तो अंडर प्रेशर फ्रॉम सोशल मीडिया, मुझे कहना नहीं चाहिए पर है, ट्रू है, डिपार्टमेंट कभी कभी प्रेशर में आके वो ऐसे कार्य कर देता है कि वो शायद नहीं करता। कचीदा चौकी पे आई और रात भर वो वोकलाइज करती है। यस, और ऐसा कह रही थी कि अब मैं जाने वाली हूँ, अब मैं जाने वाली हूँ, और उसने पता नहीं उसके कान मुंह के पास जाकर कुछ किया तो बूम करके हट गए। वार्निंग दी कि बस तुम यहीं तक ठीक रहे। गणेश जी के मंदिर में गणेश जी की परिक्रमा नहीं करते, उनके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के गोल घूमते हैं कि भाई महाराज, सबसे बड़ा खजाना जी, अगर ईश्वर ने अपन को दिया है तो अपनी प्रकृति है। बिल्कुल। नमस्कार, शेर खान सीज़न 2 में आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं रणथंभौर नेशनल पार्क, और आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान बालेंदु सिंह साहब हमारे साथ हैं। आपका जन्म बीकानेर में हुआ और दिल और जान बसता था रणथंभौर में। स्कूल के दिनों से ही आप साहब छुट्टी लेकर के रणथंभौर आया करते थे, और पैशन इन्हें फुटबॉल का भी था, लेकिन कुछ वजह से एक हादसा हुआ और चीज़ें बदली। और कहते ना कि जब आदमी कुछ करता है तो अपनी राह खुद बना लेता है। आप साहब कमाल के राइफ़ल शूटर हैं, आप साहब कमाल के फ़ोटोग्राफी करते हैं। इनके फ़ोटोज़ को अगर मैं देखता हूँ तो जानवरों के बिहेवियर के बारे में मुझे पता चलता है। आप यहाँ के वार्डन रह चुके हैं, आप यहाँ के होटेलियर भी हैं। सर, इतना कुछ, इतनी खूबियाँ आप में हैं, और मोहब्बत इतना इस जंगल से कि बचपन से आप यहाँ खींचे चले आए। वो कौन सा साल था कि आप यहाँ आए, और ऐसा क्या हुआ कि आपने मन बना ली कि अब रहूँगा यहीं पे, यहीं के लिए कुछ करूँगा, यहीं पे रहूँगा? सबसे पहले तो आपको हृदय से धन्यवाद कि आप रणथंभौर या रणथंभौर की भूमि पे पधारे, और हिंदुस्तान का ही नहीं दुनिया में माना जाना नेशनल पार्क है बिल्कुल, बेशक। रणथंभौर का, जहाँ पे बड़े बड़े लोग, ऊंचे पदों के लोग भी आए हैं। जी। मैं पहले मरतबा रणथंभौर आया स्कूल से, और मैं स्कूल ट्रिप, जब मैं 5वीं में पढ़ता था बीकानेर से? जयपुर में सेंट जेवियर स्कूल। जी। तो हॉस्टल की ट्रिप थी, तब आए थे। तब यहाँ पे बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर था, और काम के नाम पे सिर्फ एक सीमेंट की फैक्ट्री होती थी, बाकी सब एग्रीकल्चर था। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तब तक रणथंभौर के रिजर्व को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया था इन 1975। तो तब से मैं लगातार आ रहा हूँ, और फिर 50 साल मतलब बड़े पूरे हुए, आपके यहाँ पे हो चुके हैं। आते हुए, और पिछले 20-22 साल से तो ऑलमोस्ट रेजिडेंट ही हो गया हूँ। हालांकि घर अभी भी बीकानेर है, और बीकानेर में बिजनेस भी है मेरा, जो चल रहा है। क्या बात है। रणथंभौर में क्या था जो आपको मोह लिया? मतलब तब आप आए, क्या ऐसा देखा, क्या ऐसा महसूस किया कि आप मंत्रमुग्ध हो गए? देखिए, एक तो जो नेचर है वो अपने आप में एक जादूगर होता है। बिल्कुल। वो आपको किसी न किसी तरह को मोहित कर लेता है कि आप उसकी तरफ ड्रॉ हो जाते हैं। बचपन से ही शौक तो था ही जंगलों में जाने का, घूमने का, करने का। और मेरे ख्याल में रणथंभौर जो एनर्जी स्पॉट्स हैं, ले लाइंस हैं, उस पे बना हुआ है। तो आप देखिए, बहुत लंबे समय से यहाँ पे लोग आते रहे हैं, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पॉट रहा है, चाहे ट्रेड के लिए हो। दक्षिण और इंडो गैजेटिक प्लेन के बीच में जो ट्रेड होती थी तो मैक्सिमम यहीं से जाती थी, और इसीलिए इतनी महत्वपूर्णता इसकी थी कि अकबर बादशाह ने पहला मनसबदार रणथंभौर को अपने बेटे जहांगीर को बनाया। क्या बात है सर, क्या बात है। वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। यस जी सर। मैं आपसे करीब 10 साल पहले मिला था,
मछली टाइग्रिस तब नहीं थी और मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें आपका मैंने इंटरव्यू लिया था। आप बिल्कुल उतने ही उदास थे जैसे लग रहा कोई अपना सगा, कोई अपना छोड़ के चला गया। मछली से आपको खासा सबसे रहा है, लेकिन मछली से कुछ अलग आपको एक लगाव मैंने उस समय भी देखा था। कुछ यादें, कुछ बातें मछली की जो हमें नहीं पता हो। ऑफकोर्स मुझे बहुत सारी बातें मछली के बारे में नहीं पता होंगी हम सबको, वो मैं जानना चाहूँगा क्या थी सर। देखिए, कुछ आइकॉनिक जानवर होते हैं जो लोगों को बहुत प्रभावित कर देते हैं जी। सिर्फ मैं ही नहीं, मैं तो उन व्यक्तियों में से एक हूँ जो मछली के प्रति एक श्रद्धा रखते थे, प्रभावित हुए। बट वो बहुत ही एक क्या माने में आपको क्या बताऊं कि उसने अकेले रणथंभौर को आबाद रखा। क्या बात। और उसके जो प्रोजनी हैं, उनके जो बच्चे हैं, आज सरिस्का को भी आबाद रख रहे हैं, रणथंभौर को भी आबाद रख रहे हैं, बिल्कुल, और मुकुंदरा और रामगढ़ विस्तारी को भी आबाद रख रखे। क्या बात। एक बहुत ही पावरफुल एनिमल थी। और ठीक है, लोग कहते हैं कि साहब रणथंभौर में इनब्रीडिंग हो गई है, बट मछली करीब करीब 20 साल जी और उसने 9 बच्चे पैदा किए और बड़े किए, और उनके प्रोजनी अभी तक चल रहे हैं। बहुत ही एक चतुर जानवर थी। एक बार दौलत सिंह जी हमारे जो रेंजर थे, जिन पे टाइगर ने भी अटैक किया, उन्होंने देखा कि मछली ने वृद्ध अवस्था में एक यंग सांबर को मारा लकड़दा के पास, और उसने उसके 3 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा अलग अलग जगह जाके छिपाया। तो वो कह रहे कि ये क्यों हुआ? फिर हमने कहा कि ये इसलिए छिपाया है, अगर मेल टाइगर आ गया तो वो एक ले जाएगा, बाकी तो इसने छिपा के। समझदार थी वो। तो ये जानवरों में होता है। और अपन समझते हैं कि हमने पूरा स्टडी कर ली और हम जानवर के बारे में समझ गए, पर वो हमें हरदम एक नई चीज दे करके चौंका देता है। क्या बात है। मछली तो है, आइकॉनिक है सर। जब भी मैं आपके इनसाइट देखता हूँ टाइगर के बारे में, हमें कुछ नया सोचने और समझने में बहुत मदद मिलती है। तो इस पर मैं आपके एक विचार जानना चाहूँगा। पहला सवाल मेरा जुड़ा है उस्ताद से। मैं पर्सनली महसूस करता हूँ कि उस्ताद के साथ नाइंसाफ़ी हुई, और बहुत लोग कहते नहीं जो हुआ इंसाफ हुआ उसके साथ। तो दोनों पक्ष के लोग हैं, अपने अपने तर्क हैं, मेरे अपने हैं, आपके अपने होंगे। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं उस्ताद के बारे में? देखिए, बहुत आसान होता है टू एंथ्रोपोमॉर्फाइज एनिमल्स, जिनमें अपन ह्यूमन वैल्यूज़ देते हैं। राइट। ह्यूमन वैल्यूज़ अपन अपने दिल से देते हैं, क्योंकि अपन आदमी एक ऐसा है वो कनेक्ट होता है और दिल से छाने लग जाता है। जी। जानवर के लिए वो घातक भी हो सकती है ऐसी फीलिंग्स। और हमने काफ़ी इंस्टेंसेस देखे हैं वहाँ लोगों ने डिपार्टमेंट को अंडर प्रेशर लाके एक्ट करने को मजबूर कर देते हैं, क्योंकि जानवर को किसी तरह से कुछ इंटरवीन करना है। T24 एक बहुत बड़ा टाइगर था, बहुत पावरफुल टाइगर था, और बचपन से उसको मेरे ख्याल में करीब 7 या 8 बार उसको ट्रैंकुलाइज कर दिया था फॉर वेरियस रीजन। एक तो उसके कॉन्स्टिपेशन का हरदम प्रॉब्लम रहता था जी। दूसरे उसके टांग में बबूल का कांटा लगने के कारण सेप्सिस हो गई थी। वो मुझे पता था। तो ज़्यादा ट्रैंकुलाइज जानवर होता है तो बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो वो जो ह्यूमन बीइंग के लिए जो इनहेरेंट उसका डिसलाइक और डिस्ट्रस्ट फियर है वो हट जाता है। फिर अपन पार्ट ऑफ द मील बन जाते हैं, उसका आहार बन जाते हैं। मतलब वो हमें भी प्रे की तरह देखता है। 4 व्यक्ति उसने मारे, 2 उसमें हमारे फॉरेस्ट के गार्ड्स थे। तो लोकल जो इनहेबिटेंट्स थे रणथंभौर के आसपास, वो काफ़ी आक्रोशित हो गए थे और वो कुछ भी कर सकते थे। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी व्यक्तियों ने फिर मना कर दिया कि साहब हम तो पेट्रोलिंग नहीं करेंगे जब तक ये जानवर यहाँ से नहीं जाए। तो एक स्पीशीज़ को बचाने के लिए अगर एक जानवर को हटाना पड़े तो फिर हटाना पड़ता है। और जब यहाँ से गया वो करीब 9-10 साल का था। सज्जनगढ़ उनको भेजा गया, उसको ले गए, हाँ, बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ ले गए। तो ठीक है, हो जाता है। जंगल है, स्पीसीज़ को तो बचाना है, जंगल को भी बचाना है सर। मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। जब मछली वाली बात आई, मैंने आपके शब्द मेरे कान में आज भी मुझे याद हैं।
आपने बोला था कि मछली कचीदा चौकी पे आई और रात भर वो वोकलाइज करती है। यस, और ऐसा कह रही थी कि अब मैं जाने वाली हूँ, अब मैं जाने वाली हूँ, ये आपने कहा था और मुझे आज भी याद है। नहीं, ये वाकई मछली का नहीं है, ये है हमारी कचीदा टाइग्रेस T5 का, जिसने सॉरी। 2 बच्चे दिए थे। उन बच्चों को छोड़ हाँ, के वो गई कह रही वो। थी कि बच्चे को मेरे बचा लो, मैं जा रही वो हूँ। बच्चों को छोड़ के गई वो। ओह 2 दिन बाद में बच्चे मिल ओके। गए और फिर हमने उन्हें मॉनिटर किया। तब देखा कि उस्ताद का भाई था जालिम, हाँ, T25, उसने उनको अपने बड़ा साथ करने रखा। में पूरा सहयोग वो दिया। भी चौंकाने वाले और बिल्कुल एकदम एक जो मदर का रवैया वो उसने निभाया। सर, मेरा दूसरा सवाल है आपसे, एरोहेड वाला पूरा एपिसोड कि कैसे एक बीमार टाइग्रिस थी, वो जंगल वाले जानते थे, फिर भी उन्हें बेड पे रखा गया, 2 लोगों की, इंसानों की जान गई और एंड में उन्हें भी उठा करके जेल भेज दिया गया, यानी उनको इनक्लोजर में डाल दिया गया। इस पूरे मामले को आप कैसे समझाना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी अपनी तर्क दे रहे हैं, मैं भी अलग अलग अपनी तर्क देता हूँ, बट मैं समझता हूँ इस मसले को आप बेहतर समझते होंगे और शायद हमें समझा भी पाएंगे। एरोहेड एक बहुत ही विजिबल टाइगर थी जी वो लेक एरिया में ही रहती थी, सेम मछली की लाइन में से है। जी उसके पीछे पुट्ठे पे एक हिप बोन में प्रॉब्लम। एब्सेस टाइप हो गया था, बोन का कहते हैं। देयर वाज अ लंप। ओके तो वो पहले लेफ्ट साइड में था जी और फिर वो मूव करके राइट साइड में आ गया। ओके वो हो सकता है बोन में नहीं था, बट उनके सैंपल्स लेके इन्होंने भेजे भी हैं, मेरठ भेजे हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून भेजे हैं। जी बट वो बहुत बहुत से होते हैं, टेपवर्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और लोगों ने कैंसर डिक्लेयर कर दिया था, तो सोशल मीडिया में वो कैंसर ही बन गया था, जबकि वो था नहीं। वी डोंट नो। ओके अभी मालूम नहीं क्या था, और अगर कोई रिपोर्टिंग आई है तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है, वो पब्लिक नहीं होती। जी। पर इस वक्त एरोहेड के 3 बच्चे थे, कनकटी वो 2 फीमेल्स और 1 मेल। जी कनकटी एक का नाम था, जिसको वो कहते हैं कि उसने कुछ 4 व्यक्तियों को जी। शिकार बनाया है। तो स्पेशली इनको वो क्या मंदिर है वाले कि रोड पे उसका कनकटी- एरिया ही वही था। उसका एरिया था किले के इर्द जी। गिर्द, तो वहीं पे वो बड़े हुए। तो अंडर प्रेशर फ्रॉम सोशल मीडिया, मुझे कहना नहीं चाहिए पर है, ट्रू है, डिपार्टमेंट कभी कभी प्रेशर में आके वो ऐसे कार्य कर देता है कि वो शायद नहीं करता अगर वो प्रेशर नहीं होता तो इसको फीडिंग चालू कर, पहले तो इसकी फीडिंग होती थी अलग दूर होती थी, जी फिर किसी कारणवश वो एक जगह नज़दीक में ही करने लग गए, तो ये वहाँ लोकलाइज हो गए। तो इनको फिर ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे भी यहाँ लोग आ रहे हैं वो हमारे लिए कुछ लेके आ रहे हैं, उनके लिए खाना लेकर। हाँ, तो ये फिर जानवरों के लिए घातक बन गया। एरोहेड आखिर तक कमज़ोर हो गई थी बहुत। बट मरने के 3-4 दिन पहले उसने एक मगरमच्छ मारा है, हाँ, मारा था। जोगी महल के एकदम नीचे। वो कमाल उसने दिखाया कि टाइगर का तो बिहेवियर ही वो होता है। जो स्ट्रेंथ इनमें होती है वो अपार होती है, अपन नहीं समझ सकते। फिर उसके बाद में उसकी नेचुरल डेथ हुई है। जी उसके पश्चात उसके 3 बच्चों को यहाँ से ट्रांसलोकेट किया है, वो ट्रैंकुलाइज करके उनको ले गए। इसी सेम एरिया में एरोहेड की प्रीवियस लिटर की बच्ची, उसने बच्चे दे रखे रिद्धि ने, रिद्धि और सिद्धि। उसके भी 3 बच्चे हैं। तो ये एरिया बहुत ही संकड़ा हो गया था इन सब के लिए। इनफैक्ट लेकिन माना ये भी क्या कि रिद्धि भी बेड पे कभी कभी हाथ साफ कर देती थी। हाँ, आ जाती थी, मेल भी आ सकता था। तो वो पावरफुल थे तो वो छीन लेते थे, तो बट उसके बच्चों को फिर यहाँ से ले जाना पड़ा। एक बात और है कि टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि उस इलाके में लोग प्राइम एरिया है वो और इजी साइटिंग होती थी, तो जंगलात वालों ने इसलिए भी उसे फीड किया कि रहने दो यार, टूरिज़्म को थोड़ा बढ़ावा मिल जाएगा। ये एक इससे मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा। नॉर्मली जंगलात डिपार्टमेंट हिंदुस्तान में कहीं भी ले लो, टूरिज़्म फ्रेंडली नहीं है। अच्छा। टूरिज़्म उनका आखिरी प्रायोरिटी होती है।
सबसे priority- पहली प्रायोरिटी होती है protection। जंगल बचाओ, प्रोटेक्शन करो, जानवरों को बचाओ। तो ये कहानियाँ कुछ मीडिया में आई, वो मैं सहमत नहीं हूँ उससे। चलिए, आपके विचार हैं, हम जी। उसको रिस्पेक्ट करते हैं। सर, एक जब T5 की मौत हुई तो आपने इंटरव्यू दिया था और आपने बोला था कि पूरी रात वो वोकलाइज कहती करती रही रही, बोलती रही। कि मैं जा रही हूँ, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। आपने यही शब्द बोले थे। और फिर उसके 2 बच्चे थे जिसे T25 ने साथ पाल रखा, के बड़ा किया। पाल के बड़ा किया। ये पूरे लोगों को चौंकाने वाला। आपने बोला था कि मैंने ऐसा बिहेवियर नहीं देखा कि मेल टाइगर अपने 2 बच्चों को। ये फर्स्ट टाइम कहीं पे भी, जी। चाहे कैप्टिविटी हो चाहे जंगल हो, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हुआ जबकि एक माँ के मरने के पश्चात 3 महीने के भी करीब 3 महीने से छोटे बच्चे थे, वो अपने आप नहीं बड़े हो सकते। बिल्कुल। तो हमें देखने को मिला कि जो मेल टाइगर था T25, जालिम के नाम से वो फेमस था, उसने इन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया और सिखाया। जो एक माँ ट्रेनिंग देती है शिकार करने की, टेरिटरी मार्किंग की, स्प्रेइंग की, वो सब हमने रिकॉर्ड करी और देखा कि उसने किया। ये फर्स्ट टाइम रिकॉर्डेड एनीवेयर। वाह। उसके बाद में ये एक बार हो चुका है और पन्ना में भी ये रिकॉर्ड किया है बाद में हुआ। बट पहली बार ये रणथंभौर में रिकॉर्ड हुआ। तो एक बहुत ही अजूबा था उस टाइम में, सरप्राइजिंग लोग था नहीं मान रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे आपने एक फुटेज दिया था जिसमें T5 के मतलब बच्चे जो थे, जिसे T25 ट्रेन कर रहे थे, वो आ रहे थे सामने से और मछली सामने से आ गई। मछली नहीं, वो थी सुंदरी सामने से आ गई और बेसिकली उसके टेरिटरी में वो थे। तो उसने कुछ ऐसे लेट करके एक्शन बनाया, तभी T25 आया और उसने पता नहीं उसके कान मुंह के पास जाकर कुछ किया तो बूम करके हट गए। वार्निंग दी कि बस तुम यहीं तक ठीक रहे। ये भी बड़ा अजीब सा बिहेवियर था मेरे हिसाब से उस फुटेज को बचाने का, एक बच्चे को बचाने का कभी किसी ने देखा नहीं और ऑब्जर्व किया, जबकि उसकी कुछ 2-3 हफ्ते पहले जालिम की और सुंदरी की मीटिंग हुई है। तो ये सब एक दूसरे को पहचानते थे, बट उसने सुंदरी को रोका, नहीं तो वो कब के लिए हो सकता है कब को मार भी सकती थी, क्योंकि एक फीमेल दूसरी फीमेल को अपनी टेरिटरी में नहीं टॉलरेट करेगी। सर, मैं जैसे कि पहले भी कहा कि आपकी हर फोटोग्राफ से या वीडियो से हमें बिहेवियर का पता चलता है। मैंने जो देखा है जी, कि अलग अलग तरीके से आप मूड में फ़ोटो खींचते हैं टाइगर के। बिहेवियर को लेकर मैं बात करूं तो टाइगर के बिहेवियर हम मानते हैं कि हम बहुत हद तक उसकी बिहेवियर को जानते हैं, बट मेरा मानना है वो जब आता है एक नई चीज़ देखा कि हमें बता जाता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है कि मैं क्या चीज़ हूँ। इस चीज़ को आप कैसे बयां करेंगे? जब भी अपन समझते हैं कि प्रकृति के बारे में अपन ने सब सीख लिया है, प्रकृति अपने आप का रूप एक अलग सा निखार के आती है जो आपने नहीं समझा। जंगली जानवर भी इसी तरह है। अपन समझते हैं अपन को पूरा समझ गए, बट दे आर ऑलवेज फार अहेड। और मैं तो हमारे जो विजिटर्स जाते हैं, जो गाइड्स ड्राइवर्स हैं, इनको भी बार बार कहता हूँ कि जंगली जानवर से उचित दूरी बना के रखिए। बिल्कुल करीब उनका ना जाए। जैसे अपने लोगों में जी, एक कंफर्ट जोन होता है कि भाई इससे ज़्यादा नज़दीक कोई आ गया तो अपन सतर्क हो जाते हैं। जानवरों का कंफर्ट जोन अपने से 20 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। बिल्कुल। और उनका अगर इलाका आप होता है। पाक हैं, खड़े हैं और आपके पास चला के जानवर आ रहा है, वो दूसरी बात है। जी, आप ना जाए। आप ना जाएं उसके पास। तो उसका बिहेवियर आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये अलर्ट है या गुस्सा कर रहा है या कुछ। लेकिन ये कम आप जैसे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। जो रेगुलर जंगल जाते हैं वो जानते वो हैं। जानते हैं। पर अब इतने ज़्यादा तादाद बढ़ गई है जंगल में घुमाने वालों की, तो सीखना पसंद कम करते हैं, सिखाना पसंद ज़्यादा। ये हर जंगल का प्रॉब्लम होता जा रहा है। पहले कोई भी लोग जाते थे, पहले सीखते थे, फिर जंगल में जाते थे। अब तो यह है कि हर जंगल की बात करूँगा कि टूरिस्ट बैठा है तो गाइड और ड्राइवर की कोशिश कि टाइगर दिखा दो, करीब से करीब दिखा दो। ये एक प्रॉब्लम हर जंगल का होता जा रहा है। ये प्रॉब्लम है और ये मैग्नीफाई हो गई विथ सेल फोन फोटोग्राफी। यस, उसका भी थोड़ा, हर आदमी को सेल्फी और इंस्टाग्राम के लिए रील चाहिए, और जब तक ज़्यादा नज़दीक नहीं जाएंगे क्लियर तो पिक्चर नहीं आएगी। नहीं आएगा। ये भी एक प्रॉब्लम है। सर, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैं देखता हूँ, बात धार्मिक है बट सच है
जब गणेश टेम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं अक्सर वहाँ पे हादसे हो जाते हैं, मतलब ह्यूमन और जंगली जानवर के बीच में होता है, स्पेशली टाइगर और इंसान के बीच में। आपको नहीं लगता इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए? क्योंकि दिख रहा है हमें साल दर साल ये बढ़ ही रहा है। बढ़ेगा, और इसके काफ़ी सॉल्यूशंस लोगों ने आगे किए हैं जी। अभी फ़िलहाल में जब से ये कनकटी का वाक़या हुआ जी। तब से डिपार्टमेंट ने प्राइवेट गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स बिल्कुल बैन कर दी हैं किले जाने के लिए। सिर्फ कैंटर वगैरह जाते सिर्फ जो ऑथराइज टैक्सी है वो जंगल के बाहर मिलती है आपको, आप अपनी गाड़ी वहाँ पार्क करिए, फिर वो गाड़ी लेके आप किले के बेस तक जाके ऊपर जाइए। अभी आपने सुना होगा कि भाई किला 10 दिन के लिए बंद हो गया क्योंकि टाइगर आ गए अंदर। जी, एक पुजारी साहब थे, उन पे भी अटैक हुआ। हाँ, थोड़ा झपट्टा लगा। ये पहले भी जाते थे। इन दिनों में शुरू में मुझे याद है 50 साल पहले ऑलमोस्ट जब हम आते थे तो एक सिर्फ गणेश जी के लिए लड्डू मिलते थे वहाँ, जो लड्डू अपन चढ़ा के वापस लेके घर लेके जाते थे। अब वहाँ पे पूरा बाजार खुल गया जिसमें न सिर्फ लड्डू, फूलों की मालाएं हैं, बंदरों के लिए कचौड़ी भी चल रहे हैं, कचौड़ी, वो सब। अब वो सब दाना वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप बंदरों को भी खिलाइए, जबकि वो खाना उनका नहीं है। जो अपने लंगूर हैं वो लीफ ईटर है, फ्रूट भी नहीं खाता। आप उसे समोसे खिला रहे हैं, समोसे भी खिला रहे हैं, फ्लावर्स, गुलाब की फलियां खिला रहे हैं, सब कुछ। तो उसके कारण क्या है कि सांबर, चीतल, नीलगाय ये सब ऊपर आ जाते हैं, वाइल्ड बोराज। टाइगर उनके पीछे जाएगा क्योंकि वो तो उसका भोजन है। बिल्कुल। और किले के अंदर उसको मारना भी आसान है, उनको भागने की जगह नहीं है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि भाई इसको कैसे रोका जाए। ये जो चढ़ावा है ये अंधविश्वास में लोग दे रहे हैं। बाकी दर्शन करो आप और वापस आओ। बिल्कुल। दूसरी एक इन्होंने प्रथा चलाई है, पहले नहीं होती थी जी। गणेश जी के मंदिर में गणेश जी की परिक्रमा नहीं करते, उनके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के गोल घूमते हैं कि भाई महाराज गलतियों को माफ कीजिएगा। और यहाँ पे 4 आदमी आए थे गंगापुर से जब कृष्ण चंद्रपाल जी यहाँ डीएफओ थे जी, और उन्होंने परमिशन ली कि हमने मन्नत मांगी है तो हम परिक्रमा करेंगे। तो वो जंगल के थ्रू 4 आदमियों ने तब से शुरू की। तो अब सबको करना है, 4 से 40 हज़ार हो गए, 4 तो ये कोई प्रथा नहीं है, बन गई। और गणेश जी के आप कोई भी मंदिर में आप जाइए, परिक्रमा गणेश जी के सामने कान पकड़ के माफ़ी मांगते, यही होता है। और ये अकेला मंदिर है गणेश जी का जहाँ पे वो अपनी रिद्धि और सिद्धि के साथ, यही एक ही है। और कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र है। मैं इस पे आने वाला था आपसे। और ये इतना प्राचीन है इसीलिए ये न कि रिद्धि सिद्धि के साथ शुभ और लाभ भी। जी, शुभ और लाभ है। हाँ, तो ये एकमात्र मंदिर है और जिस फिजिकल एरिया में जो रामायण में दर्शाया गया है वो यही हो सकता है, इसलिए मानते हैं इसकी महत्वपूर्णता इतनी ज़्यादा है। जी। एक सर और मेरा सवाल है कि जो जंगल की कैरिंग कैपेसिटी है आज के डेट में 75 से ऊपर ही टाइगर है रणथंभौर में। हालांकि मैं बात करूँ तो बूंदी और धौलपुर भी बन गया है। और यहाँ से अब क्या टाइगर वहाँ मूव कर रहे हैं या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टेरिटोरियल फाइट में ही एक दूसरे को मार डालेंगे या बाहर निकलेंगे, पोचिंग होने का खतरा? आप आने वाले वक्त में रणथंभौर को कहाँ देखते हैं? देखिए, आप सही बता रहे हैं कि जो कैपेसिटी है रणथंभौर की वो करीब फुल हो चुकी है जी। 70+ ब्रीडिंग टाइगर्स हैं, अडल्ट्स हैं, सब अडल्ट्स और कब्स और भी हो सकते हैं। तो एक रणथंभौर टाइगर रिजर्व में इतने बाघ होना एक बहुत अच्छी बात है, बट ये लिमिट है, इसके बाद में ये डिस्पर्स होंगे। बिल्कुल। तो रणथंभौर का जंगल एक लीनियर जंगल है जो स्टार्ट होता है धौलपुर से लेके आपके बूंदी कोटा तक। जी। तो इतने सालों में तो प्रोटेक्शन नहीं था। अब हमने देखा है जो एरियाज़ हैं रणथंभौर के अलावा जी, वो अब प्रोटेक्शन के अंडर आ गए हैं और जानवर अपने आप भी जा रहा है और रीलोकेट भी किया जा रहा है। अच्छा। अभी बात चल रही है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रणथंभौर में इनब्रीडिंग होगी तो शायद एक फ्रेश ब्लड लाके इन्फ्यूज़ किया जाए एक टाइगर को
हो सकता है महाराष्ट्र से या मध्य प्रदेश से कोई लाया जाए। इनब्रीडिंग हमेशा से खतरा रहा है, इसीलिए हम रणथंभौर के टाइगर को डूम्स टाइगर भी कहते हैं। इनब्रीडिंग पहले भी होती थी साहब, अब भी होती है। अब आप देखिए मछली के प्रोजेनी सारे इनब्रेड ही हैं। अगर इतना ही ज़्यादा खतरनाक होता तो अभी तक सारे टाइगर्स हमारे सफ़ेद हो जाते। जो सफ़ेद टाइगर मोहन मार्तंड सिंह जी ने जो पकड़ा इज अ ल्यूकेस्ट या मेलेनिस्ट टाइगर, वो इनब्रीडिंग से ही पैदा होता है। और जो ये ब्लैक पैंथर जो काबिनी वगैरह में ये इनब्रीडिंग से ही पैदा होता है। तो उस समय में जब जंगल खूब थे तब भी इनब्रीडिंग थी। तो हाँ, हमें ध्यान रखना चाहिए, फ्रेश ब्लड होना चाहिए। बट ये जानवर खुद इतने होशियार हैं, हमें मालूम है कि हमारे टाइगर्स भोपाल तक जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ से भी तो आते होंगे ना। ये भी हमें नहीं पता, लेकिन वो आते हैं। बट फिर भी इनमें बीमारी का खतरा तो बना बिल्कुल बरकरार है। और अभी काफ़ी स्टडी भी चल रही है, इसमें डीएनए स्टडी हो रही है जी। एंड मतलब हर्ष की बात है कि अब लोग ज़्यादा इसके बारे में अवेयर हो गए हैं और डीएनए स्टडीज चल रही है टू फाइंड आउट कि भाई इन ब्रीडिंग से कोई ज़्यादा खतरा है या नहीं है। ये भी एक चीज़ है। सर, रणथंभौर किले के बारे में कुछ जानना चाहूँगा आपसे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। देखिए, अगर आप इंडिया को, अपने हिंदुस्तान को एक ह्यूमन बॉडीज की तरह देखें तो अपन इस बॉडी के बेल्ट रीजन में बैठे हैं। बिल्कुल। जो ऊपर का हिस्सा है इंडो-गैंजेटिक प्लेन जिसे कहते हैं, वो तो एक फूड बोल था, खाने का। ओके। और जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं वो सब दक्षिण में थे, साउथ में। मिनरल्स, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स, स्पाइस जितने भी हैं, मिर्च मसाले। तो ये जो किले थे, आप देखिए गुजरात से लेके छत्तीसगढ़ तक सब किले बने हुए हैं सेंटर ऑफ इंडिया में। दुर्ग ये कंट्रोल करते थे ट्रेड बिटवीन फूड रिच नॉर्थ एंड मिनरल रिच डेक्कन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण थे इन कंट्रोलिंग द ट्रेड और बिटवीन द स्टेट्स। रणथंभौर तो अगर आप देखें तो दक्षिण से दिल्ली जाने के लिए डायरेक्ट लाइन में है। बिल्कुल। इसीलिए इस पे हर दम लोगों की आंख रहती थी। खिलजी के पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आए, ही वॉज नॉट सक्सेसफुल, तो उन्होंने भी कोशिश करी थी, लोदीज ने भी करी थी, कामयाब नहीं हुए। खिलजी कामयाब हो गए, उसके बाद में शेरशाह भी आए, वो कामयाब नहीं हुए, फिर अकबर कामयाब हुए। तो अकबर बादशाह ने जब चित्तौड़ कॉन्कर किया जी, तब रणथंभौर चित्तौड़ का हिस्सा था। अच्छा जी। हाड़ा चौहान राजपूत चित्तौड़ के बिहाफ यहाँ रूल करते थे। कितना लंबा इनका एरिया चित्तौड़ होता था? उदयपुर, चंदेरी तक मेवाड़ का राज्य था। बाप रे। चंदेरी मेवाड़ का था। तो जब चित्तौड़ गिरा तब अकबर बादशाह यहाँ आए और कहा कि तुम्हारा सिरमौर तो मैंने फतेह कर लिया है, अब जंग लड़ेंगे तो फिर मैं जीतूंगा। तो संधि हुई। राव सुरजन हाड़ा थे जी। 12 पॉइंट्स उन्होंने रखे जो 12 अकबर ने मान लिए और ये मुगल किला बना। और जहांगीर को अकबर ने पहला मनसबदार बनाया यहाँ रणथंभौर किले का। क्या बात है। तो तब से आप ये मुगल आर्किटेक्चर यहाँ आया, उसके पहले ये आर्किटेक्चर नहीं था। तो जहांगीर के बाद में ये मुगल किला रहा। और कब तक रहा? शाह आलम द्वितीय, सेकंड। अच्छा, वहाँ तक रहा ये। वो परेशान हो गए कि मराठे आके दिल्ली लूट रहे हैं, तो उन्होंने जयपुर को बुलाया कि भाई ये रणथंभौर का किला मैं तुम्हें देता हूँ, तुम मराठों को वहीं रोको। तो ये जयपुर का किला बना और कंबाइंड फोर्सेस जयपुर की, जोधपुर की और यहाँ पे मेवाड़ की। बस्सी जयपुर के बाहर तूंगा है एक जगह, अच्छा, तूंगा का युद्ध हुआ जहाँ पे पेशवास को हराया और संधि हुई कि हम चंबल क्रॉस नहीं करके आएंगे, हम इधर ही रह जाएंगे, हम चंबल के उधर रहेंगे, तुम इधर रहो। क्या बात है। तो तब से रणथंभौर जयपुर का किला है। क्या बात है सर। और मंदिर की अगर हम बात करें, इसकी हिस्ट्री क्या है? मंदिर की तो हिस्ट्री देखिए, जो गणेश लोग हैं बात करते हैं पुराणों में कि वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र है जी, कि एक त्रिनेत्र गणेश मंदिर है पूरे परिवार के साथ। वो जिस एरिया में है वो शायद यही हो सकता है। और यही एकमात्र मंदिर है जहाँ पे त्रिनेत्र गणेश है विद पूरी फैमिली, पूरे परिवार, रिद्धि सिद्धि। तो ये किले से पुराना है और बहुत बड़ी मान्यता है। मैंने देखा है, दूर दराज से लोग आते हैं, दूर दराज से आते हैं।
अपने कार्ड शादी के सब रखते हैं और अपनी मान्यता। हाँ, और पहले तो यहाँ एक पोस्ट ऑफिस था छोटा सा, जी। और जिसमें कार्ड आते थे और किसी के पास सेल्फ एड्रेस वो भेज देते तो उस पर पंडित जी शुभकामनाएं लेके वापस डालते अरे थे वाह, उसके। क्या बात है। सर झूमर बावड़ी का क्या हिस्ट्री है? जो एक ये जो झूमर बावड़ी जो अब टूरिस्ट बंगलो जी। बन गया है, इसका असली नाम है गंगा प्रकाश औदी। गंगा प्रकाश औदी, औदी, ओके। गंगा प्रकाश कहते हैं सवाई माधो सिंह जी, ये माधो सिंह जी के टाइम में बनी। उनका कोई शिकार का, हंटिंग पैलेस। हाँ, एक चाहता हाथी था, जी। तो शिकार के लिए ये बने हुए थे ऐसी कोठियाँ। और जब गायत्री देवी राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन बनी, महारानी गायत्री देवी जयपुर की राजमाता, उन्होंने सरकार से कहा कि ये नजूल प्रॉपर्टी है, ये टूरिज्म को दीजिए तो ये बचाएगी और इसमें लोग ठहरेंगे। तो तब से ये टूरिस्ट बंगलो वो ओरिजिनल शिकार की औदी है, क्या बात। माधो सिंह जी के टाइम पे, और नाम है इसका गंगा प्रकाश औदी। गंगा प्रकाश झूमर बावड़ी बाद में बन गया, लोग देते हैं, हाँ, नाम बदल देते क्योंकि असली झूमर बावड़ी इस रोड पे है। अच्छा, हाँ, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है। क्या बात है। ये मैं आपके पीछे अभी यहाँ से दिख नहीं रहा, लेकिन जब छत पे था एक टॉम बना हुआ है, ऐसा गुम्बद सा एक कुछ है। काफ़ी मौसोलियम्स बने हुए इस एरिया में। ये क्या है? अब आप देखिए, जब खिलजी ने अटैक किया था जी तो हमारा होटल है खिलचीपुर में। जी, तो ये खिलजीपुर था, अलाउद्दीन खिलजी की फौजें यहाँ रहती थी। पास में शेरपुर है जहाँ शेरशाह सूरी की फौजें रहती थी। ओ, ये है शेरपुर का मामला। जी, तो 19 साल तक वो यहाँ रहे, जब घेरा डाल के। तो जब भी कोई हाई रैंकिंग ऑफिसर या कोई नोबल आदमी की मृत्यु होती तो सिर्फ एक कब्र में नहीं दफनाया जाता, उसके लिए एक मकबरा बनता है। तो ऐसे मकबरे बने हुए हैं हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के। अब नाम तो मालूम नहीं है कौन था, बट था कोई हाई रहा होगा। कमाल की बात है सर। अब मैं चाहूँगा कि आप अपना एक जो परसेप्शन रखते हैं जंगल के लिए, एक मैसेज देना चाहते हैं जो लोग जंगल आते हैं या जो नए हैं जो जंगल आना चाह रहे हैं, आएंगे, जंगल को कैसे बचाए, एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? इंसान क्या करे कि जंगल बचाए? सबसे बड़ा खजाना जी, अगर ईश्वर ने अपन को दिया है तो अपनी प्रकृति है। बिल्कुल। और इस प्रकृति को अपन को न सिर्फ अपने लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचा के रखना है। बिल्कुल सर। देखिए इसकी जितनी पूजा करेंगे आप किसी भी तरह में तो उतनी ही कम रहेगी। तो जो प्रकृति है उसका ध्यान रखें, और जो रूल्स प्रकृति के लिए अपन ने बनाए हैं उनको फॉलो कीजिए, उनको फॉलो कीजिए कि ये प्रकृति और इसमें बसने वाले जितने भी जीव जंतु हैं सब सुरक्षित रहें। क्या बात है सर। अपन घूमने जाते हैं तो अपन सीखने जाते हैं, बिल्कुल। कोई मतलब शौक से नहीं जाते, कोई नाच गाना देखने नहीं जा रहे, आप एक्सप्लोर करते हैं और सीखते हैं चीज़ें। कोई सिनेमा देखने नहीं जा रहे कि भाई एंटरटेन होके आ रहे हैं। बिल्कुल। तो जंगल जाना एक इन इटसेल्फ एक सीखने का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। तो आप वही समझ के जाएंगे तो सीख के भी आएंगे और आगे जाके लोगों को भी सिखाएंगे कि भाई इसको बचा के रखो। क्या बात। यही प्रार्थना है मेरी। अरे सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और मैं इस वादे के साथ आपसे विदा लूँगा कि आने वाले वक्त में हम फिर आपसे मिलेंगे और आपके जो एक्सपीरियंस हैं वो शेर खां के दर्शकों को पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये थी बातचीत शेर खान की बालेंदु सिंह साहब के साथ, जो कि फॉर्मर ऑनरी वार्डन है रणथंभौर के। बहुत शानदार कंजर्वेशनिस्ट भी रहे हैं, उन्होंने बहुत काम किया है संरक्षण की दिशा में, और उम्मीद करते हैं कि आपको इस पूरी जानकारी से जंगलों को, उसके संरक्षण के बारे में, कुछ और तरीक़ों के बारे में पता चला होगा, जिसने आपके इल्म में काफ़ी इजाफा किया होगा। बिल्कुल। तो कैसी रही आपकी बातचीत? हमने जो जानकारी ली, हमने जो वीडियो देखा, उसके अलावा शख्सियत के तौर पे बालेंदु सिंह साहब पे आप क्या कहना चाहेंगे? कमाल के इंसान हैं बालेंदु साहब, और जंगल से बेइंतहा प्यार करते हैं। बल्कि वो आए वहीं पे बस गए, तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारा काम किया। मछली जो फेमस टाइग्रिस थी जी की, उनसे उनका कुछ खासी लगाव था, और उनका जो रहायशी जो घर है वो कमाल की जगह पे है। अच्छा। बहुत ही खूबसूरत जंगल का पूरा वो है माहौल उनके घर में। और
हमेशा वो जंगल की ही बात करते हैं जब भी आप जाइए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे बात करके। इनफैक्ट चूँकि बाहर जाते हैं आप, यहाँ बिजी रहते हैं, तो चिट्ठियों का सिलसिला हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। पिछली बार रह भी गया था चूँकि आपकी तबीयत नासाज थी, तो इस बार उसको भी जोड़ देंगे, तो लोग ये ना सोचे कि चिट्ठियाँ बंद। हाँ। और चिट्ठियाँ बहुत ख़ास हिस्सा है हमारे इस शो की। हम और मैं तो चिट्ठी और कमेंट्स दोनों ही पढ़ते हैं। कुछ को हम यहाँ शामिल करते हैं क्योंकि वक्त की कमी होती है। तो चलिए उसी रवाज को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कुछ ख़त जो इस हफ़्ते हमारे पास आए हैं। इनफैक्ट पिछले हफ्ते के भी कुछ ख़त हैं जो हम पिछली बार नहीं पढ़ पाए थे, उनको भी शामिल करेंगे। तो ये थोड़ा बड़ा सेगमेंट रहेगा इस बार। तो शुरुआत कर रहे हैं लेटेस्ट चिट्ठी से जो कि आई है अर्जुन परशद साहब की। और इन्होंने लिखा है कि सलाम खानचा और जमशेद भाई, होप यू रिमेंबर मी, आई हैव वॉच्ड ऑल योर एपिसोड्स रेगुलरली एंड समटाइम्स इवन मल्टीपल टाइम्स ओवर, स्पेशली उन टाइगर्स पर बने हुए जो मेरे फेवरेट्स हैं जैसे उस्ताद और मछली। इन माई लास्ट फ्यू लेटर्स आई शेयर्ड माई एक्सपीरियंसेस ऑफ गैराल एंड माई साइटिंग्स ऑफ कृष्णा इन द रणथंभौर। आप दोनों से खुशी शेयर करनी थी। मैं नवंबर एंड में कॉर्बेट जा रहा हूँ। काफ़ी टाइम हो गया लास्ट विजिट को और अभी से सोच के ही गूज बम्स आ रहे हैं। सुबह का व्यू और जंगल की आवाज़ें सुन के उसका जो मज़ा ही अलग है। रोज़ की ज़िंदगी में हम अक्सर उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमें अंदर से सुकून देती हैं। मेरे लिए जंगल वही जगह है जहाँ जाके सारी टेंशन दूर हो जाती हैं और मेरा सुकून आ जाता है। तो शेर खान देखना सुनना उस प्यार को फिर से जगाना है और इस वजह से मैं आप दोनों का काम दिल से अप्रिशिएट करता हूँ। यू गाइज आर डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब इन क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड क्यूरियोसिटी अबाउट द वाइल्ड। वैसे आपकी फेवरेट मेमोरी क्या है ढिकाला से? थैंक्स अगेन शेर खान के लिए। हर एपिसोड जंगल वापस बुलाता है। रिगार्ड्स अर्जुन साहब कह रहे हैं। थैंक यू अर्जुन। आपको तो मैं अच्छे से जानता हूँ, आप सुनते और देखते रहते हैं शेर खान को। और ढिकाला जहाँ आप नवंबर में जा रहे हैं बॉस, क्या मौसम होता है उस समय, जो खुशबू ग्रासलैंड से मिलती है। ढिकाला आप कैंटीन से जब बाहर देखेंगे पूरा चौड़ दिखता है, आदमी चौड़ में आ जाता है। और चौड़ में आप जाएंगे भी, मतलब ग्रासलैंड की तरफ। ढिकाला में मेरी एक दो नहीं हज़ारों मेमोरीज हैं यार, मतलब पूरे जंगल की बात करूँ, ढिकाला में स्पेशली। आपको पता है जमशेद भाई, जब मैं पहली बार ढिकाला गया था तो फेंसिंग नहीं होती थी। अभी अर्जुन जब जाएंगे तो उनको फेंसिंग वगैरह दिखेगी, बड़ा अच्छा सा हो गया सब, नाइस टाइप से, अच्छे कमरे, 24 घंटे लाइट, सुविधाएं हैं भरपूर। तब कुछ नहीं हुआ करता था। एक कैंटीन हुआ करती थी काला साहब की, फेंसिंग होती नहीं थी, बस बेसिक एम्यूनिटीज़ थी। रूम में आपको शाम में आधे घंटे के लिए जनरेटर चलता था जिससे आप अपने बिस्तर वगैरह सही कर लें और खाना वाना खा के सो जाएं जल्दी। अब की तरह नहीं कि 11 बजे तक जाग रहे हैं, 10 बजे तक चल रहा है, लाइट चल रहा है, कमरे में बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं। तब ऐसा नहीं होता था, क्योंकि लाइट नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपका सोने का ऑप्शन। खैर, तो किस्सा यूँ था कि मैं डिनर किया, मैं और हमारे सूरी साहब और एक दो दोस्त हैं हम, और दैट वाज माई फर्स्ट ट्रिप टू ढिकाला। आई थिंक 2002 की बात होगी। और हम खड़े थे, एक आवाज़ आई, सूरी साहब खड़े थे, मैं खड़ा था, और अपन खाना खा चुके थे, हम जंगल को देख रहे थे। एक आवाज़ आई, तो मैंने कहा वाह, ये कौन सा जानवर है? क्योंकि मुझे आवाज़ तब नहीं पता थी। ग्राउलिंग मैंने पहली बार सुनी थी जंगल में टाइम, तो मैं समझ नहीं पाया। तो सूरी साहब बिल्कुल चुपचाप खड़े, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर से उस आवाज़ को सुना था हमने, और बहुत लाउड भी नहीं था कि आप समझ पाते। मैंने कहा क्या बोल लिया ये सूरी साहब? मैंने कहा टाइगर। मैं भाई साहब उल्टे पैर जिसको भागना कहते हैं, मैं दौड़ा अपने रूम में, उन्होंने कहा डोंट रन आसिफ। बट कहाँ अपन रुकने वाले थे, अपन जंगल कमरे में जाके चुप गए कि यार टाइगर बोल रहे हैं, यहाँ पे खुला है सब कुछ। बल्कि ढिकाला में कई बार ऐसा होता था कि लोग, तब प्राइवेट व्हीकल अलाउड होते थे, अपनी गाड़ी आप ड्राइव करके ढिकाला तक जाते थे। इनफैक्ट सफारी भी आप अपनी गाड़ी में लेते थे। अब अलाउड नहीं है, क्योंकि लोगों ने बहुत नियम कानून तोड़े, और सही भी है, गाड़ियाँ प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं जानी चाहिए। तो कई बार हाथी चले आते थे। तो कई बार एक्सपीरियंस था कि रोड धड़ आवाज़ें करते थे, हाथी भगाने के लिए आग जलाते थे। वो मंजर भी मैंने देखा हुआ ढिकाला में, वो कमाल की मेमोरी है। हाथी कई बार ना गाड़ी में पैर रख के पत्ती तोड़ने के लिए चढ़ते थे, मतलब 800 थी वो 200 हो गई, दबा कर उसको कचर देते थे। तो खैर ढिकाला जाओ गुरु, बहुत मज़ा आएगा आपको, और अच्छी पिक्चर मिलेंगी तो हमें भी शेयर करना। और जंगल पूरा घूमना है, टाइगर के पीछे भागने का नहीं। आप एक रूट कमरपट्टा से जाता है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, और वो मोटा साल की तरफ जाके निकलता है। तो अर्जुन, ये
अपने ड्राइवर साहब से रिक्वेस्ट कीजिए कमर पट्टा से मोटा साल की तरफ लेके चलें। बहुत ही प्यारा जंगल के पैच है, बहुत कम लोग उधर जाते हैं। आप जाएंगे तो अच्छी साइटिंग अगर होगी तो बहुत बढ़िया साइटिंग, यानी हाथी मिलेगा तो चार्ज भी होगा, क्या बात तो उसका मज़ा ही अलग होगा। अर्जुन ट्राई करना यार। थैंक यू सो मच अर्जुन। नीतीश मरजारा साहब का ये ख़त है, लिखते हैं, हेलो खानचा जमशेद भाई, बहुत दिनों से सोच रहा था कि कुछ लिखकर भेजूं, पर क्या बताऊं, एक बहुत ही आलसी प्राणी हूं मैं। एक दिन कॉर्बेट साहब की अचानक से कुछ डिस्कशन स्टार्ट हुई और सोचा कि मैन ईटर ऑफ चंपावत स्टोरी सुनी जाए। मैंने पहले बुक पढ़ी हुई है और इसलिए यूट्यूब पर टाइप किया और नीचे एक सजेशन आया शेर खान का मछली वाले एपिसोड का, और उसके बाद से एक के बाद एक एपिसोड्स देखे और सुने गए। बचपन की याद आ गई। सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री मैंने शायद 96-97 में देखी थी, तब मैं क्लास 7th-8th में रहा हूँगा। डॉक्यूमेंट्री का नाम था अनटेम्ड अफ्रीका। उसके बाद मछली पर भी डॉक्यूमेंट्री देखी, और फिर क्या, घर वालों से हमेशा यही सुनना कि क्या सारा दिन डिस्कवरी एनिमल प्लैनेट देखता रहता है, और उसके बाद हॉस्टल चला गया। अभी मैं पर्थ ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और डेली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऑफिस जाता हूँ, जिसमें मुझे ज़्यादातर 45 मिनट लगते हैं, और आते जाते शेर खान मेरा हमसफ़र बन गया। क्या बात है यार, थैंक यू सो मच। जमशेद भाई, हैट्स ऑफ टू यू फॉर सच अ ग्रेट होस्ट। कितने ही पॉडकास्ट सुनता हूँ और बीच बीच में बंद भी कर देता हूँ, क्योंकि होस्ट पॉडकास्टर से ज़्यादा बोलता है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पॉडकास्ट एंड इंटरव्यू। सोचता हूँ कि ये शाउट करके बोलूँ इस पॉडकास्ट होस्ट के लिए। आई एम विजिटिंग इंडिया, दिल्ली इन फरवरी नेक्स्ट ईयर, तो अगर आपका बिजी शेड्यूल अलाउ करे तो एक कप कॉफ़ी आप दोनों के साथ हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। टाइम टू गेट बैक टू पॉडकास्ट। खैर वो तो बैकग्राउंड में चल ही रहा है। एपिसोड 16 चल रहा है, दिवाली स्पेशल। काफ़ी बैकलॉग है मेरा, मुझे धीरे धीरे क्लियर करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉम ऑल्टर साहब को मेरा नमन। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। नीतीश मरजारा। नितेश भाई, क्या यार, दिल खुश कर दिया आपने यार। और आप फरवरी में आएंगे, आपके साथ अच्छी सर्दी होगी। हाँ, बढ़िया। गर्म प्याली चाय की या कॉफ़ी की आपके साथ पी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू तो देख ही लिए हुए जो मैंने नहीं देखे। नहीं आओ, मिला जाएगा यार आपसे। पर ऑस्ट्रेलिया का जो वहाँ का इकोसिस्टम है, जो माहौल है, वो कितना साफ और स्वच्छ है, उससे हम लोगों को सीखना चाहिए। साफ ही है ना, लेकिन हाँ ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा और ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा। मुकाबले जो हवा पानी वहाँ का। अब अभी जब ये आएंगे तो इनसे पूछा जाएगा कितना सफाई था वहाँ पे और इन्होंने कितनी गंदगी की जाके। सही बात है। मजाक कर रहा हूँ। आइए, आपका इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस खत के लिए। हमारे बहुत पुराने लिसनर राकेश दत्त साहब की चिट्ठी है, लिखकर इन्होंने भेजी है। कहते हैं कि प्रिय शेर खान टीम, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने अपने पॉडकास्ट के दूसरे सीज़न में सिर्फ जंगल और बाघों की रोमांचक कहानियाँ ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़े इंसानों की ज़िंदगियों को भी जगह दी। हाल ही में मैंने दिव्या खंडाल जी वाला एपिसोड सुना। ये वाकई दिल को छू लेने वाला था। जिस तरह उन्होंने शिकारियों के परिवार को मुख्य धारा में लाने और उन्हें नई जिंदगी देने का काम किया है, वो बेहद प्रेरणादायक है। इस कहानी ने ये एहसास कराया कि जंगल का संरक्षण सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन समुदायों के जीवन और भविष्य से भी जुड़ा है जो जंगल के आसपास रहते हैं। आपकी ये पहल शेर खान पॉडकास्ट को और भी गहरा और अर्थपूर्ण बना देती है। एक श्रोता के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे एपिसोड्स हमें दिखाते हैं कि जंगल और समाज दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दिव्या जी का काम इस बात का सबूत है कि प्रकृति की सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई वन विभाग में नौकरी ही करे। कोई भी शख्स अपने अपने स्तर पर समाज में और जंगल दोनों के लिए सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उनके प्रयास हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हम सब भी अपनी जीवन में प्रकृति और पर्यावरण के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये एक लंबी बात इन्होंने लिखी है। अंत में ये कहते हैं कि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आगे भी ऐसे मेहमानों को शामिल करें जिनके अनुभव जंगल और इंसान के रिश्तों को नए दृष्टिकोण से सामने लाते हैं। अगर कभी आप झारखंड की ओर आएँ तो यहाँ भी आपको हाथियों, आदिवासी समाज और जंगल से जुड़ी कई अनकही कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, जो निश्चित ही आपके पॉडकास्ट को और समृद्ध करेगा। तो आपकी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके अगले एपिसोड का इंतज़ार रहेगा। राकेश कुमार दास, जमशेदपुर। राकेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो हमारे रेगुलर लिसनर हैं। साथ मैं ये कहना चाहूँगा, आपके हमेशा जो सुझाव होते हैं या कमेंट्स होते हैं, बहुत सधे हुए होते हैं और कमाल की बात लिखती है। जैसे इन्होंने लिखा, ये खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप हैं साहब, कि ज़रूरी नहीं कि जंगल में आप किसी सरकारी नौकरी के तहत रह के जंगल को बचा सके, बाहर से भी कुछ करके आप जंगल को बचा सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। और दिव्या जी जैसे लोग लगे रहते हैं, आप जैसे लोग भी लगे रहते हैं, बहुत खुशी होती है। आगे भी इसको आप यूं ही देखते सुनते रहिए और लोगों तक पहुंचाइए। राकेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली जो चिट्ठी है वो रोहन साहब की है। उन्होंने अपने साथ में
कुछ तस्वीरें भी अटैच की हैं, वो भी हम दिखाएंगे। नमस्ते खान शाह लिखते हैं, कल मैं अखबार पढ़ रहा था तभी एक दिलचस्प खबर देखी कि जयपुर के झालाना की एक तेंदुआनी जिसका नाम क्लियोपैट्रा है, जिसे आखिरी बार 2019 में देखा गया था, उसे पूरे 6 साल बाद आमागढ़ लेपर्ड अभयारण्य जो झालाना के पास है वहाँ देखा गया। ये बहुत ही रोचक है कि एक तेंदुआ इतने लंबे समय तक इंसानों और यहाँ तक कि कैमरा ट्रैप से भी बचकर छिपा रह सकता है। मैंने पिछले साल अक्टूबर में झालाना की यात्रा की थी और वहाँ मेरी एक बहुत ही रोमांचक मुलाकात एक नर तेंदुए राणा से हुई थी। जैसे ही हमने जंगल में प्रवेश किया और अन्य जीपों से हम अलग रास्ते से निकले, हमारे ड्राइवर ने एक नील गाय को देखा। नील गाय बुरी तरह घायल थी और उठ नहीं पा रही थी। ड्राइवर ने कहा कि भाई इसे तेंदुए ने ही ये किया है। हम इधर उधर देखते रहे पर तेंदुआ तो कहीं नहीं दिखा। अचानक हमारी नज़र एक पेड़ पर पड़ी जहाँ से एक पूंछ लटक रही थी। ये तेंदुआ था। उसने नीलगाय से संघर्ष किया था और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। नीलगाय अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी और तेंदुआ भी थका हुआ पेड़ पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद वो पेड़ से कूदकर नीचे आया। हम सबको लगा कि वो आधी मरी हुई जो नीलगाय है उसको मार देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और सीधे पानी पीने के लिए चला गया। शायद उसे पता था कि नीलगाय अब अपने आप मर जाएगी। सफारी खत्म होने के बाद हमें यकीन था कि रात में तेंदुए की दावत जरूर हुई होगी। मैंने अपनी यात्रा की तस्वीरें भी जोड़े हैं, देखिएगा। रोहन रेडकर साहब। रोहन साहब हमारे रेगुलर लिसनर हैं, देखने वाले हैं, और जो ये बात कर रहे हैं ना, तेंदुए की पूंछ दिखी। हर वाइल्ड लाइफर का एक सपना होता है कि तेंदुए को पेड़ पे लेटा हुआ देखें। तो आपने जो देखा है वो बहुत ही शानदार चीज़ आपने देखी। और चूंकि तेंदुआ क्या होता है, या लेपर्ड या टाइगर या कोई भी जो प्रेडेटर होते हैं, जब वो किल करते हैं, वाह क्या पिक्चर है यार, बहुत ही शानदार। राणा साहब इनका नाम है, बैठे हुए पेड़ पे, बिल्कुल शानदार। तो ये पिक्चर भी हमने देख ली। तो इनमें क्या होता है, लेपर्ड जब हंट करते हैं, और नीलगाय थोड़ा उसके लिए मुश्किल होती है, जैसे उसका साइज़ बड़ा होता है। चीतल और बाकी जानवर मारने में लेपर्ड को आसानी होती है, टाइगर के लिए नीलगाय कोई बड़ी बात नहीं होती। तो वो थक जाने के बाद फिर रेस्ट करते हैं। अच्छा। बट ये इंश्योर करके कि वो अब कहीं भाग नहीं सकती, जैसे कई बार उसके पैर तोड़ देते हैं या जिस तरीके जख्मी करते हैं कि वो भाग ना सके। वो पानी पी के आए होंगे, फिर दावत उन्होंने पक्का, जैसे इन्होंने बताया कि उड़ाया होगा राणा साहब ने, तो खाना बन रहा है। बट मैं कहूँगा क्या फंटास्टिक साइटिंग रही आपकी, मज़ा आ गया गुरु ये कहानी सुन के। बहुत बढ़िया, आगे भी लिखते रहिएगा। एक और चिट्ठी शामिल करते हैं टेक युग से जो साहब लिखते हैं, त्रिलोक पाठक साहब। सादर प्रणाम आसिफ भाई, जमशेद भाई। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने पॉडकास्ट में दिव्या जी जैसी प्रेरक शख्सियत को आमंत्रित किया। आपके माध्यम से हम उनके संघर्ष और योगदान को गहराई से समझने का हमें मौका मिला। दिव्या जी अपने पति के कार्य को आगे बढ़ाते हुए एक अनोखी राह उन्होंने चुनी है। उन्होंने शिकारियों के परिवारों को ये भरोसा दिलाया है कि आपकी ज़िंदगी अपराध के बजाय रोजगार और सम्मान से भी संवर सकती है। आज उनकी कोशिशों से 800 से ज़्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर सिलाई, कढ़ाई और हस्तशिल्प जैसे कामों से आत्मनिर्भर बनी हैं। इन कोशिशों से न सिर्फ आर्थिक सहयोग बल्कि आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान भी उन्हें मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान बहुत सराहनीय है। उनका मानना है कि यदि बच्चों, विशेषकर बालिकाओं को शिक्षा दी जाए तो भविष्य की पीढ़ी अपराध और शोषण से मुक्त होकर आगे बढ़ेगी। इससे ये भी साफ होता है कि जुर्म के लिए सिर्फ सज़ा ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ करना भी पड़ता है जिससे कोई व्यक्ति दोबारा अपराध की तरफ ना आए। आप दोनों का बहुत धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण और विचारशील अनुभव को हम तक पहुंचाया। आपका पॉडकास्ट सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक सोच जगाने का एक सशक्त मंच बन चुका है। आशा करता हूं कि आप आगे भी निश्चित रूप से ऐसे ही प्रेरणादायक पॉडकास्ट लाते रहेंगे और अब जंगल के असली हीरोज से हमें मिलवाते रहेंगे। आप दोनों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जंगल जिंदाबाद, जंगल के प्रहरी जिंदाबाद। आपका अपना त्रिलोक पाठक, दिल से, दिल्ली से। त्रिलोक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफकोर्स त्रिलोक भाई जुड़े रहते हैं, और आपने सही कहा कि जो दिव्या जी जैसे लोग हैं और भी लोग हैं जो जंगल के काम करें, बिल्कुल काबिल तारीफ़ है, और इनका होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में। कि अगर आपको पोचर्स की फैमिली को अगर आप सहारा नहीं देंगे तो चेंज कहाँ से आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो वो जो काम कर रही हैं वो कमाल का काम है कि उनको एक मुख्य धारा में लाना, जो वो गलत काम कर रहे हैं उससे रोकने के लिए बिल्कुल उनको सही काम तो देना ही पड़ेगा ना। सही बात। तो ये वही कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके ख़त के लिए। एक छोटी सी चिट्ठी जयदीप घोष साहब की। पिछली बार हमने उनका कमेंट शामिल किया था, तो उसके बाद उन्होंने उस पर कहा है कि जंगल जिंदाबाद खानचा जमशेद भैया, एक रिक्वेस्ट है खानचा, आप प्लीज़ मुझे सर मत बोलिए,
मैं उम्र और अनुभव दोनों में आपसे बहुत छोटा हूँ, एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, और दिव्या खंडेल मैम से बहुत इंस्पिरेशन मिली है हमें। हम सभी को उनकी तरह रूरल पीपल के डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए स्टेप लेना चाहिए। और एट लास्ट खानचा, हैप्पी बिलेटेड टीचर्स डे। चीयर्स। तो ये इनका कहना है कि आप इनको सर मत बोलिए। अरे यार, सर में क्या लगे, तुम्हारा सर है ना, तो सर बोल दिए तो उसमें क्या हो गया। मैं यूजुअली सबको सर ही कह के बात करता हूँ। और छोटा बड़ा क्या होता है यार, उम्र में छोटे हो, काम बड़ा करना एक दिन वाइल्ड लाइफ के लिए। सही बात। और आप जैसे लोगों की इसलिए ज़रूरत है। अपना टाइम तो बीतता जा रहा है, जमशेद भाई पता नहीं कब तक रहेंगे, लेकिन तुमको रहना है और वाइल्ड लाइफ के लेकर के लोगों तक पहुंचाना है कि भाई साहब वाइल्ड लाइफ यानी जंगल पहाड़ बचा रहेगा तो हम बचे रहेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच यार। तो ये थी बहुत सारी चिट्ठियाँ। इसके अलावा कुछ कमेंट्स भी शामिल कर लेते हैं। पिछले 2 एपिसोड्स के कमेंट, तो थोड़े थोड़े कमेंट दोनों एपिसोड से हम लेते कमेंट्स हम सारे पढ़ते हैं। हाँ। और फिर भी कुछ कुछ ले लीजिए। तो जैसे पिछला एपिसोड जो था हमारा, वो जिम कॉर्बेट में टाइगर्स की कैपेसिटी पर क्या पता चला, जिस पर हमने बात की थी। तो अब्दुल गफ़ार अंसारी साहब के साथ जो बातचीत हुई, उस वाले एपिसोड से हम कुछ कमेंट शामिल करते हैं। पहले एक कमेंट है जिसमें कहते हैं, लॉट ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन बाय एजे अंसारी जी, कीप सेविंग आवर फ्लोरा फौना। दीपक खंडेलवाल साहब कह रहे हैं कि शेर खान को राम राम, बढ़िया पॉडकास्ट था, अच्छा लगा। मैं आपको मेरे मन की बात बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग हर बार जंगल में रह रहे गाँव को दोष पहुँचाते हैं कि इन लोगों ने जंगल नष्ट कर दिया और अपनी खेती के लिए, खेत की ज़मीन को बढ़ाने के लिए जंगल पर कब्ज़ा कर लिया। सर, ये लोग आज से नहीं, बहुत पहले से जंगल में रहते हैं। तो ये लोग कुछ लोग कौन है ये बात बोलने वाले कि इनको यहाँ से निकालो भाई। वहाँ के जंगलवासी और जानवर एक साथ बहुत प्रेम से रहते आ रहे हैं। तो वहाँ के गांव वाला या किसान कुछ गलत करता है तो उसके पीछे शहरवासी का ही हाथ होता है, या कोई बाघ मैन ईटर होता है तो उसके पीछे भी किसी शहरी शिकारी का ही हाथ होता है। इसके अलावा लोग वहाँ बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट बना रहे हैं कि हम जंगल प्रेमी हैं। आप बिल्कुल जंगल प्रेमी नहीं हैं। वो सब पैसा कमाने में लगे हैं, वो बाहर से दिखावा करते हैं जंगल को बचाने में। अरे भाई, सबसे बड़ा दोष आप ही का है कि आप कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं वहाँ पे, और पोचिंग भी ये लोग ही करवाते हैं। कुछ लोग शहर में बैठकर एसी चलाकर कमरे में डबल बेड पर आराम से सोते सोते हाथ में सिगरेट और मोबाइल लेकर मोबाइल में पोस्ट कर रहे हैं कि सेव द टाइगर्स, और उनको जंगल के बारे में कुछ पता नहीं है। पर आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैंने कुछ गलत लिखा हो तो मुझे माफ़ कर देना। बहुत कुछ कहता हूँ लेकिन इतना लिख नहीं सकता। धन्यवाद। दीपक शर्मा, भीलवाड़ा। दीपक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दूसरी मन की बात है जो मैं सुन रहा हूँ। पहला मोदी जी का सुन रहे हैं, दूसरा इनकी मन की बात सुन रहे हैं। नहीं, आपने जो लिखा अपनी बात रखने का सबको वो है, और कुछ बातें मैं इत्तेफाक रखता हूँ आपसे कि बिल्कुल सही है। और ये जो इन्होंने बात बोली ना कि कमरे में बैठ के आराम से टीवी एसी चल रहा है और जंगल बचाने के बाद सेव द टाइगर, सेव द जंगल, सेव द इन्वायरमेंट, नहीं होता है। उसके लिए आपको निकलना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँ जंगल में निकल जाओ, हाँ, आप जहाँ से बैठो ना बहुत कुछ कर सकते हो अपने स्तर पर। हाँ, जंगल में ये नहीं मानता कि कॉर्बेट ही जंगल है। जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, पेड़ हैं, चरिंद परिंद हैं, उनकी मदद भी आप कर सकते हैं। जो आपके पास है वही इर्द गिर्द जो आपके पास है उसको बचा लो, उसको लेके आप आवाज़ उठाइए अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है। तो सोच अच्छी रखनी पड़ेगी। और बात तो आप सही कह रहे हैं, तो मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन अपने अपने तरीके हैं। जैसे इन्होंने कहा कि एक साथ लोग रहते हैं, एक साथ लोग रहते हैं, जंगल के जानवर और इंसान, तभी तो चल रहा है। ये धरती पूरी जंगल ही थी, हमने काट पीट के उसको शहर बना दिया, टाउन बना दिया, और क्या क्या आप लोग बोलते हैं उसको, जिले बना दिए, स्टेट बना दिया। ये सब एक ही था। फिर अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया। इंसान, शुभांशु शुक्ला ने भी ये बात कही कि मैंने ऊपर से जब देखा तो पूरी दुनिया एक ही लगी। एक ही, पूरी दुनिया एक ही है। इंसान बांट बांट करके ये मेरी बाउंड्री, जैसे हम अपना घर बनाते हैं कि ये मेरा बाउंड्री, मेरा घर, या फ्लैट में आप सिकुड़ के हम कितना सिकुड़ते जा रहे हैं। पहले हमने देश बांटा कि इधर वाला पृथ्वी का इलाका तुम्हारा, ये तुम्हारा। फिर हमने लैंड बनाया। अब शहर में देखो फ्लैट में रहने लगे हैं। फ्लैट में भी एक दिन आ गए, एक फ्लैट में 2 कमरे, एक में 2 BHK, एक में आसिफ रह रहा है, एक में जमशेद रह रहे हैं, या एक में आसिफ रह रहा है, एक में रोहन भी रह रहा है। तो धीरे धीरे सिमटता जा रहा है मामला, लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जाएँ तो जाए कहाँ, सब चलता रहेगा। लेकिन एक चीज़ आप देखें, जिस तरीके से इस साल पूरे पहाड़ों में नदी जो अपना कमाल कर रही है, मैं कमाल कहूँगा, रिकवर कर रहा है वो अपने आप को। पूरे आज सुबह मैंने देखा पूरे पहाड़ गिर रहे हैं भरभरा करके, कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। दुख हो रहा है देख करके कि जो चीज़ थी उसको हम संभाल नहीं सके, और वो अपने आप को ख़त्म करेगी कि चलो यार तुम लोगों ने बहुत परेशान कर दिया, मैं ख़त्म कर रही हूँ।
नदी अपने रास्ते बना रही, मैं तो खुश हो रहा हूँ। नदी अपने रास्ते भूलती नहीं है कभी। नदियाँ कभी अपने रास्ते नहीं भूलती, वो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद अपने आप को रिकवर करती है। लेकिन उससे पहले हमने उनके रास्ते अपने घर बना ली कि तो गई, खत्म, गल्ला अपने खत्म कर दिया। नहीं साहब, सबका नंबर आता है, अब नदी का नंबर आया है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया साहब। आयुष पांडे कहते हैं, एक वाइल्ड लाइफ इंथुजियास्ट और कंजर्वेशन लर्नर होने के नाते शेर खान पॉडकास्ट मेरे लिए ज्ञान और प्रेरणा का एक अनमोल स्रोत है। आपकी कहानियाँ सुनकर लगता है जैसे जंगल हमारे सामने जीवित हो उठा हो। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि कंजर्वेशन की असली सीख है, और ऐसे ही एपिसोड्स हमें प्रकृति के करीब और उसकी रक्षा करने के लिए और गहरी प्रेरणा देते हैं। थैंक यू आयुष। सरफान खान साहब कह रहे हैं कि क्या नॉलेज है एजी साहब की, मज़ा आ गया। प्लीज़ इन सर के साथ एक और पॉडकास्ट भी कीजिएगा आगे कभी। ज़रूर। मुनीब खान कह रहे हैं कि व्हाट अ ग्रेट नॉलेज, नीड मोर पीपल लाइक मिस्टर अंसारी एंड कॉर्बेट। श्योर, थैंक यू सो मच। मनु साहब कह रहे हैं, ईश्वर आप दोनों को लंबी आयु दे। देखिए आप जिंदा आमीन रहेंगे तो बोल दीजिए। आमीन। दीपक प्रताप गंगवार कह रहे हैं, जिम कॉर्बेट बहुत सुंदर जगह है। कुमार स्वामी जंगल जिंदाबाद कह रहे हैं। थैंक यू। साहिर चौधरी कहते हैं कि एजी अंसारी भाई, लव्ड योर एपिसोड। आई रियली रिस्पेक्ट योर नॉलेज, डेडिकेशन एंड पैशन फॉर वाइल्ड लाइफ। आई विश एंड प्रे दैट यू बी सक्सेसफुल इन एवरी इंडीवर। बिल्कुल सर, मैं भी यही दुआ करता हूँ। राकेश भारद्वाज कह रहे हैं कि मैं आपके और वीडियोस पर भी कमेंट करता रहता हूँ। आई लव यू खानचार। आई लव यू टू। कुमार स्वामी कह रहे हैं, गुड पॉडकास्ट खानचा और अंसारी भाई। शिवम श्रीवास्तव का कहना है कि क्या खान साहब आज एपिसोड 30 मिनट्स का क्यों? हम सब फ्राइडे का वेट कर रहे हैं जंगल जिंदाबाद सैटरडे बोलने के लिए। आपके साथ वो भी नहीं हूँ और एपिसोड भी छोटा हो गया। इतनी अच्छी बातें हो रही थी, सब लगा जैसे जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया खानचा ने। अरे यार, दर्द मेरा भी कब जाएगा, आपका भी कब जाएगा। अपने पास बहुत काम होता है भाई। तो कई बार छोटा बड़ा हमारा कभी इंटेंशन नहीं रहा कि आधे घंटे को 1 घंटे को, जहाँ तक बात अच्छी लग रही है वहाँ तक बात की। ज़बरदस्ती नहीं खींचनी, बात नहीं खींचना, ये बोरिंग हो जाएगा। हाँ, जैसे अभी आप खींच रहे हैं ज़बरदस्ती का, तो वो नहीं खींचना चाहिए हमें। कोशिश रहती है कि ये सब्जेक्ट पूरा हो जाए, और उसका एक तरीका है मेरे पास। जैसे आपको 30 मिनट लगा, रिपीट में एक बार और देखो 60 मिनट हो जाएगा। और देखना है 1.5 घंटा, 2 बार देखो, 4 बार देखो, 2 घंटा। तो तरीके होते हैं, आजमाने पड़ते हैं। थैंक यू सो मच, मजाक कर रहा था। देखते रहिए और कोशिश रहेगी कि पॉडकास्ट को पूरा टाइम दिया जाए। थैंक यू सो मच। गौरव जोशी साहब कह रहे हैं कि एजी अंसारी साहब के साथ आपकी मुलाकात काफ़ी अच्छी लगी, बहुत कुछ नया सुनने को मिला। लाइक अदर्स मैंने भी यही सोचा था कि रिजॉर्ट्स और होम्स इन फॉरेस्ट और नियर बाय बफर जोन्स आर encroachment, learned new things such as revenue land and forest land. Most impressive thing is Ansari Sahab talked about light and noise pollution, which is not many people talk about. Show could have been more lengthy, but there's me selfish asking for it to be lengthy. Thank you Khancha for bringing Ansari Bhai to show Jungle Zindabad. थैंक यू सो मच सर। और सच कह रहे हैं, जो लाइट और साउंड के बारे में, पोल्यूशन के बारे में बात की, बहुत कम लोग इसको समझते हैं और जानते हैं और बताना चाहते हैं, और ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं जंगल में भी देखता हूँ, जो हर जगह के यही हाल है, बड़े बड़े रिजॉर्ट, पार्टियाँ, शादी, ये सब हो रही हैं। ठीक है, आप कहते हो जंगल से दूरी पे, बट वहाँ तक आवाज़ तो जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो डिस्टर्बेंस है। थैंक यू सो मच सर। तो इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया। मैं कुछ लोगों के नाम शामिल कर लेता हूँ। कुलदीप सिंह हैं, थैंक यू कुलदीप। अल्ताश शाली हैं, थैंक यू अल्ताश। और मोनिका, अमित कुमार, थैंक यू। और मृणालिनी, हाँ, तेजपुर से हैं। हाँ, जो करती हैं अक्सर। बिल्कुल बिल्कुल। मृणालिनी फ्रॉम तेजपुर आसाम कह रही हैं, जंगल जिंदाबाद, ये एपिसोड इंटरेस्टिंग था। मुझे जिम कॉर्बेट पार्क के बफर जोन वाली बात में बहुत इंटरेस्ट है। रामनगर, ढिकौली, सुंदरखाल, धांगरी नाला, मोहन सब प्लेस मेरी आंखों के आगे आ जाते हैं जब मैं ये सोचती हूँ। मैंने प्लान किया हुआ है, मैं नॉर्थ ईस्ट घूमूंगा बहुत जल्दी। मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, तो अगर मैं जब भी वहाँ आऊँगा मिलानी, मैं आपसे टच में रहूँगा। थैंक यू सो मच। राकेश भारद्वाज साहब ने भी चिट्ठी लिखी है, कमेंट किया है। कुणाल ने भी किया है। डुग्गू साहब ने कमेंट किया है। डुग्गू भोटिया इको टूरिज्म के नाम पर इको टेररिज्म कर रहे हैं रिजॉर्ट वाले, पार्टी वेडिंग करके लोगों ने सिटी की तरह बना दिया है जंगल को। शर्म आनी चाहिए डीजे और पार्टी करने वालों को। तो ये थे हमारे कमेंट्स और बहुत सारी चिट्ठियाँ जो हमने शामिल की, जो आपने बहुत प्यार और मोहब्बत से हमें भेजी, और हमने उसे उतनी ही मोहब्बत से और उतने चाव से पढ़ने की कोशिश की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी।
तो इसी तरह से आप हमारा ये एपिसोड भी देखिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, कमेंट्स कीजिए यूट्यूब के नीचे, और अपने आसपास लोगों में जागरूकता जंगल के लिए पैदा कीजिए, और वाइल्ड लाइफ से प्यार करते रहिए, खांचा से प्यार करते रहिए, और अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तो जो आपको चिट्ठी भेजनी है उसका पता है radio@aajtak.com। आप नीचे देख रहे हैं ग्राफिक्स में लिख के आ रहा है, radio@aajtak.com पे भेजना है। और कमेंट आपको पता ही है, यूट्यूब पे नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो बस इतनी सी बात है। तो अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए जंगल जिंदाबाद।